Hi guys, good morning. Welcome. This is Abhishek. Today we will discuss about the lesson The Making of the Apu Trilogy. Trilogy means a set of three literary or dramatic work. That means ये एक थ्री लिटरेरी या फिर ड्रामेटिक वर्क का एक पूरा सेट होता है, उसी को हम ट्रिलॉजी बोलते हैं. Well, let me start the lesson The Making of the Apu Trilogy. So here about the reading, the Apu Trilogy comprising Parthar Panchali, Aparajito and Apur Sanskar charts the life of the protagonist. So यहाँ पर थ्री स्टोरीज़ हैं जिसमें कि पाथर पांचाली का, अपराजितो का और अपूर संसार का, ये तीन ऐसे प्रोटोगोनिस्ट हैं, तीन ऐसे मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में एक पूरा चार्ट यहाँ पर शो किया जा रहा है, उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है. अपूर कुमार रॉय निक नेम्ड अपू, यहाँ पर एक अपूर कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि अपूर कुमार रॉय जो हैं उनको प्यार से लोग अपू नाम से पुकारते हैं. फॉर हिज अर्ली डेज इन हिज नेटिव विलेज निश्चिंदीपुरम, उनके गांव में जिसका नाम निश्चिंदीपुरम है, उस गांव में उनके होम टाउन में उन्हें निक नेम अपू से कह करके उन्हें बुलाया जाता है. टू हिज मैरिज एंड सब्सिक्वेंट लाइफ, उनके मैरिज के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है और उनके फ्यूचर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा. द फिल्म आर based on the Bengali novels Pathar Panchali 1929 and Aparajito 1932 by विभूति भूषण बंद्योपाध्याय. यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो एक फ़िल्म का जैसे शूटिंग होता है तो उसी पर बेस्ड ये स्टोरी है और ये बंगाली नॉवेल पर आधारित है. इसमें पाथर पांचाली एंड अपराजितो जो कि विभूति भूषण बंद्योपाध्याय के द्वारा इसको शूट आउट किया गया, बताया गया है. ऑल थ्री फिल्म्स वर डायरेक्टेड बाय सत्यजीत राव, और ये जो थ्री नॉवेल्स थे जो कि विभूति भूषण के द्वारा लिखे गए थे, इसके ऊपर एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम सत्यजीत राय है और वो एक इंडियाज़ लीजेंडरी फिल्म मेकर हैं, मतलब वो लीजेंड फिल्म मेकर बोले जाते हैं भारत के. तो सत्यजीत राय के द्वारा ये फिल्म जो है तीन फिल्मों को डायरेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे. हुज आर्ट इज़ एडमायर्ड अक्रॉस सीज एंड कॉन्टिनेंट्स, और इनका जो ये वर्क है ये पूरे नेचुरल ग्राउंड पे कह लो या क्रॉस द सीज, समुद्र के पार भी, मीन्स ये वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलर था और लोग इसकी प्रशंसा किया करते थे. द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई ईयर्स विद अpu टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द डायरेक्टर राय एंड हिज क्रू वाइल शूटिंग द फिल्म. और फिल्म शूटिंग के दौरान ये जो एक्सट्रैक्ट है ये हमें ये बताता है कि माई ईयर्स विथ अपू, ये जो स्टोरी है ये हमको ये बताती है कि जो डायरेक्टर राय हैं और उनके साथ जो उनका क्रू है, मीन्स जो उनका ग्रुप ऑफ वर्कमैन है, वो फिल्म के शूटिंग के दौरान कौन सी चीज़ों का अनुभव करते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में यहाँ पर हमको जानने को मिलेगा. पाथर पांचाली नैरेट्स अपू पॉवर्टी, राइडन चाइल्डहुड, हिज एडवेंचर्स विथ हिज सिस्टर दुर्गा, दियर इनोसेंट जॉयज एंड सिंपल प्लेजर्स. तो यहाँ पर जो फर्स्ट फिल्म के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर हम एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या जो राय डायरेक्टर थे और जो उनके वर्कर थे वो सब क्या फील कर रहे थे, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं. तो फर्स्ट आपका जो है वो बेस्ड है पाथर पांचाली के ऊपर, ठीक है, जिसमें कि अपू जो है उसकी गरीबी, जो कि बचपन से वो गरीब था, उसकी गरीबी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है. हिज एडवेंचर्स विद हिज सिस्टर्स, और वो अपनी बहन जिसका नाम की दुर्गा है उसके साथ उसका जीवन कैसे सहज होता है, कैसे वो लाइफ में क्या स्ट्रगल करता है. दियर इनोसेंट जॉयज एंड सिंपल प्लेजर्स, और क्योंकि ये गरीब थे तो गरीबी के कारण लाइफ बहुत ज़्यादा तो प्लीजेंट होगी नहीं, इसलिए इनका जो जॉयज़ था, जो भी इनको खुशियाँ मिलती थी वो बहुत ही साधारण होती थी और बहुत थोड़ी सी खुशियाँ इनको मिल पाती थी. In this extract, Ray talks about shooting a scene with the siblings and a sweetmeat seller. और ये जो स्टोरी है यहाँ पर एक शूटिंग हो रही है, तो शूटिंग के दौरान इस एक्सट्रैक्ट में हमको ये बताया जा रहा है, एक सीन क्रिएट किया जा रहा है कि यहाँ पर एक सीन है कि जिसमें कि जो सिबलिंग्स हैं, जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो, एंड अ स्वीट मीट सेलर, और एक स्वीट मीट सेलर है
इसके बारे में यहाँ पर एक शूटिंग क्रिएट की जा रही है कि भाई बहन है और एक स्वीट मेट सेलर के ऊपर ये जो सीन है वो यहाँ पर डायरेक्ट किया जा रहा है। ओके, चलिए इसी के साथ हम ये सीन आपके सामने रखते हैं और इस सीन को पढ़ने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि एक डायरेक्टर का क्या फीलिंग होता है, उसके जो कोवर्कर्स होते हैं, वर्कमैन होते हैं, उनकी क्या फीलिंग होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन इन्वॉल्व द स्वीट मीट सेलर श्रीनिवास। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन जो है आपके सामने रखा गया है, जिसमें कि एक स्वीट मीट सेलर है जिसको कि हम श्रीनिवास नाम से यहाँ पर जानते हैं। He peddles sweet in earthen pots hanging from the two ends of a pole which he carries on his shoulders। तो ये पुराने टाइम की स्टोरी है। यहाँ पर जो स्वीट मेट सेलर है वो एक बांस के सहारे से, एक बांस के डंडे के सहारे से वो जो स्वीट्स है उसको वो एक मिट्टी के घड़े में या मिट्टी के पात्र में उसको रखे हुए है और वो उसको बेचने के लिए आगे बढ़ रहा है। एंड अ फैट जोबियल मैन नॉन प्रोफेशनल वी हैड चूजन। और यहाँ पर जो डायरेक्टर थे उन्होंने एक बहुत ही मोटे ताज़े और बहुत ही खुशहाल व्यक्ति को उन्होंने सेलेक्ट किया था, जो कि नॉन प्रोफेशनल था, मीन्स जो कि मिठाइयाँ बेचने का काम नहीं किया करता था। क्योंकि ये सीन है तो सीन में एक ऐसे बंदे को उन्होंने सेलेक्ट किया था। द सीन इन्वॉल्व हिज पासिंग आउटसाइड हरिहर्स हाउस। और ये सीन जो है स्टार्ट होता है कि जो स्वीट मेट सेलर है वो हरिहर्स के घर से होकर के आगे बढ़े, ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ जाए, एंड कॉलिंग आउट स्वीट फॉर सेल। और ये पुकारता रहे कि मिठाइयाँ ले लो, दैट मीन्स स्वीट फॉर सेल, यहाँ पर मिठाइयाँ बिकने के लिए आई हुई हैं। डू यू वांट एनी स्वीट्स। और ये भी पूछना है कि क्या आप मिठाइयाँ ख़रीदना चाहते हैं। Durga and Apu run out of the house to look longingly at Srinivas, knowing only too well that they can't afford to buy any sweets। यहाँ पर जो दो बच्चे हैं गरीब, जिनको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दुर्गा और अपू हैं, ये भाई बहन हैं, ये दोनों घर से बाहर निकलते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी डिज़ायर होती है कि वो मिठाइयाँ लें, बट गरीबी के कारण वो नहीं ले पाते। तो आगे ये बोला जा रहा है कि चिनवस नोइंग ओनली टू वेल। और चिनवस ये बात जानता भी था कि वे मिठाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको ख़रीद नहीं सकते हैं। चिनवस कॉल्स आउट अगेन एंड दुर्गा शेक्स हर हेड। चिनवस फिर से मिठाइयों के लिए आवाज़ लगाता है और इस पर दुर्गा जो है वो अपना सर हिलाती है, क्योंकि उसकी इच्छा थी मिठाइयाँ खाने की, बट वो उसको परचेज़ नहीं कर पाई गरीबी के कारण। फिर होता क्या है कि चिनवस धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो जैसे वो आगे बढ़ता है अपने पॉट्स को लेकर के, और जैसे वो आगे मोशन में करता है, गैट आगे बढ़ता है, वैसे ही द साइट इज़ टू इंटाइसिंग एंड दुर्गा डिसाइड टू फॉलो चिनिवस टू वॉच अदर पीपल बाइंग स्वीट्स। तो यहाँ पर जो दुर्गा थी वो बिकॉज सी वॉज टोटली अट्रैक्ट टू द स्वीट्स, ये रीज़न यही था कि वो दुर्गा जो है उसको फॉलो करती है। कम से कम वो ये तो देख ले कि दूसरे लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं, इसको देखने के लिए वो आगे बढ़ती है। अपू रन्स अलॉन्ग साइड, और दुर्गा जाती है तो जाहिर सी बात है कि भाई भी पीछे पीछे जाएगा, तो अपू भी उसके साथ उसके पीछे पीछे वो भी जाता है। उस स्वीट सेलर को ये दोनों फॉलो करते हैं। ओके, दिस इज़ हाउ द सीन इज़ डिस्क्राइब्ड इन द बुक। और कुछ इसी तरह से बुक में ये डिस्क्राइब किया गया, ये सीन को सेट किया गया था कि जो पीछे आपने पढ़ा उसमें ये बताया गया कि कैसे स्वीट सेलर है और अपू और दुर्गा कैसे उसको फॉलो करते हैं। आई वॉन्टेड टू मेक इट अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग बाई हैविंग दियर पेट डॉग ज्वाइन इन द परस्यूट। और यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि डायरेक्टर का वर्क होता है कि वो शूटिंग के दौरान चीज़ों को बेहतर बनाए, तो इस परस्यूट में मीन्स जो ये चेज़ कर रहे हैं वो स्वीट सेलर को फॉलो कर रहे हैं दुर्गा और अपू, तो इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उनके डॉग को भी इंक्लूड कर दिया गया है कि पीछे पीछे उनका डॉग भी उनका पीछा करे। वी हैड फाउंड अ ब्राउन टेरियर डॉग ड्यूरिंग द फर्स्ट स्पेल ऑफ शूटिंग एंड यूज्ड हिम इन अ फ्यू शॉट्स। और यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि एक डॉग को इन्होंने ढूंढ निकाला जो कि किसी से संबंधित नहीं था, मतलब पेरिया डॉग था। पेरिया डॉग का मतलब होता है कि वो मतलब एक गली से दूसरी गली में ऐसे घूमता रहता है, वो किसी का पेट नहीं है। तो फिर उस डॉग को इन लोगों ने ढूंढ निकाला और इसके बाद फिर उन्होंने शूटिंग के दौरान उसको कुछ शॉट्स में उन्होंने उसका यूज़ भी किया। इट वॉज़ एन अनट्रेंड डॉग, क्योंकि वो ऐसे घूमने वाला डॉग था तो वो अनट्रेंड होगा नहीं, तो वो अनट्रेंड बिल्कुल नहीं था। बट इट वॉजंट रिक्वायर्ड टू डू एनी थिंग दैट नीडेड ट्रेनिंग, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, उसको थोड़ा सा ट्रेन करने की ज़रूरत थी।
दिस टाइम हाउएवर द डॉग हैड टू परफॉर्म, और इस बार जो है डॉग ने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस दिया था, क्योंकि उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग दी गई और थोड़ा सा उसने सीख भी लिया, तो परफॉर्म उसने किया था। ही इज़ सोन सिटिंग कर्ड अंडर अ ट्री समवेयर बिहाइंड अपू एंड दुर्गा, और वो देखा गया कि वो कहीं पर अपू और दुर्गा के पीछे कहीं पर एक पेड़ के नीचे जो है थोड़ा सा कर्व हो करके सिकुड़ करके थोड़ा बैठा हुआ है। एंड एज सुन एज दुर्गा रन्स आउट ऑफ द शॉट इन परस्यूट ऑफ चिनबस, और चिनबस की इस जो शूटिंग चल रही थी, चिनबस के पीछे दुर्गा को जो भागना था, तो जैसे वो दुर्गा शूटिंग के दौरान अपने शॉट को देने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है, द डॉग सीम्स टू स्प्रिंग अप, तो डॉग भी कूदता हुआ दिखता है एंड रन बिहाइंड हर, और उसके पीछे पीछे वो भी भागता है। दस द प्रोसेशन वुड कंसिस्ट ऑफ चिनबस फॉलोड बाय अपू, और उसके बाद फिर इस चिनबस के मैटर में अपू भी पीछा करता है, फॉलोड बाय दुर्गा, दुर्गा के द्वारा अपू का भी पीछा किया जाता है, फॉलोड बाय द डॉग, और इसमें डॉग भी पीछे पीछे जाता है। मीन्स तीनों जो है एक दूसरे के पीछे पीछे वो चिनबस जो कि स्वीट सेलर यहाँ पर दिखाया गया उसका पीछा करते हैं ये लोग। ऑल थ्रू द डे द डॉग हैड टू कीप वर्किंग, और पूरा दिन डॉग जो है वो काम करता हुआ वहाँ पर दिखा, पूरा दिन काम उसने किया। आई मेड दुर्गा क्लैप हर हैंड्स बिहाइंड हर बैक, और मैंने मीन्स डायरेक्टर ने, और डायरेक्टर ने यहाँ पर दुर्गा को वर्क दिया कि वो अपने पीछे हाथ करके वो क्लैप करेगी, मीन्स एक इशारा करेगी, एंड होल्डिंग अ स्वीट इन वन ऑफ देम, और वो अपने हाथों में से एक हाथ में वो स्वीट्स लिए रहेगी, जिससे कि वो टू इंटाइज द डॉग, जिससे कि वो डॉग को अट्रैक्ट कर सके, डॉग को अपनी तरफ फेच कर सके, मीन्स डॉग को अपनी तरफ आने के लिए वो मजबूर कर सके। वी हैड अ फ्यू रिहर्सल विद दुर्गा वॉकिंग एंड द डॉग फॉलोइंग, हमने कुछ दुर्गा की रिहर्सल के टाइम में दुर्गा कैसे आगे जाएगी और कैसे डॉग उसको फॉलो करेगा, इस पर हमने कई बार रिहर्सल भी किया था। एंड इट टर्न्ड आउट द स्नैक was how we were going to make the dog jump and run after Durga in the same shot the moment the latter started following Chinbas, और फिर चिनबस का पीछा करते हुए कैसे दुर्गा उसके पीछे भागेगी और डॉग कैसे जंप करेगा, ये सारा सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पर सजेस्ट किया। इसके बाद फिर ये सीन थोड़ा सा आगे बढ़ता है। अ मैन वॉज स्टेशन जस्ट बिहाइंड द कैमरा, एक क्योंकि शूटिंग है तो कैमरामैन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो एक मैन है जो कि कैमरे के पीछे जो है वो ठीक कैमरे के पीछे खड़ा हुआ है, टू कॉल आउट द डॉग एट द रिक्वायर्ड मोमेंट, और जिस टाइम में डॉग की ज़रूरत होगी सीन में तो वो डॉग को थोड़ा सा बुलाएगा जिससे कि डॉग भी एक्टिव हो। इट वॉज 11 टेक्स टू गेट द राइट एक्शन राइट, यहाँ पर क्योंकि एक बार में कोई शॉट जल्दी नहीं हो पाता है, यहाँ पर पहले से डॉग जो है वो पेट तो है नहीं, ना तो ट्रेंड डॉग है, तो इसलिए इस शॉट को सही होने में करीब 11 टेक्स इन लोगों को देने पड़े। Fortunately, in the truly great shots, including the one in which the procession is reflected in the pond, the dog behaved perfectly. फिर यहाँ पे कहते हैं कि फॉर्चुनेटली ये बड़े ही अच्छी बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है कि ट्रूली ग्रेट शॉट्स की कुछ इसमें जो बहुत बेहतर शॉट्स हुए हैं, इंक्लूडिंग द वन, उनमें से एक ये भी है कि विच द प्रोसेशन इज़ रिफ्लेक्टेड इन द पॉन्ड। जब ये एक प्रोसेशन, ये प्रक्रिया जब एक पॉन्ड में ये ऑर्गेनाइज की जाती है, द डॉग बिहेव्ड परफेक्टली, तो इस पर जो डॉग था उसने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिया था। तो ये शॉट जो है, कुछ शॉट ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा वास्तव में नेचुरल थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। 11 takes are not much as usual figure of films where one monkey is with 4-footed animals, और यहाँ पर ये भी कह रहा है कि 11 शॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। इस तरह से अनयूजुअल फिगर जो कि फिल्म में है, जैसे कि मान लो अगर मंकी की बात की जाए जो कि 4 पैरों वाला जानवर होता है, तो यहाँ पर इस तरह से अगर कोई एनिमल्स हैं जो कि 4-footed हैं, तो इनको किसी भी स्टोरी में इनसे एक्शन करा पाना ये वास्तव में बहुत आसान नहीं होता है। तो ये बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर 11 शॉट्स लिए गए। एंड व्हेन कंपेयर टू द डायरेक्टोरियल एफर्ट ऑफ आवर वेस्टर्न ब्रदर्स इट्स नथिंग, और अगर ये कहा जाए कि अगर इस डायरेक्शन में अगर किसी वेस्टर्न ब्रदर्स को यहाँ पे लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा एक असमंजस की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड सिचुएशन नहीं है कि हम इसको किसी से कंपेयर कर सकें, क्योंकि इसका कंपैरिजन क्या होता है, ये बहुत ही यूनिक होता है।
तो बहुत आसान नहीं होता कि हम किसी डॉग्स का या किसी मंकीज़ का या किसी भी एनिमल का हम कोई सीन क्रिएट करें तो वो फर्स्ट एफर्ट में ही अच्छा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जो 11 टेक्स थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। William Wyler is supposed to have asked one of his actors to compare what he did on the 11th take with what he did on the 25th। और यहाँ पर विलियम वॉयलर ने ये कहा, एक एक्टर से कहा कि आप कंपेयर करिए कि आपने जो 11 टेक में आपने जो एक्शन दिखाया उससे और जो आपने 25th में जो आपने एक्शन किया, जो शॉट लिया गया, तो इस 11th शॉट को और 25th शॉट को कंपेयर करके देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इस लाइंस पर हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए आपको 3 टाइम्स आपको स्टेज पे जाना है। आप फर्स्ट टाइम में गए, फिर सेकंड टाइम में गए, फिर थर्ड टाइम में गए, फिर इसके बाद उन तीनों को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि उन तीनों में थोड़ा डिफरेंस है और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है। तो ये ईजी नहीं है कि हम फर्स्ट शॉट को सेकंड से या सेकंड को फिफ्थ से हम कंपेयर कर सकें। इज़ इट ओके? सो ये बड़ी बात नहीं थी कि 11 टेक्स जो है वो यहाँ पर लिए गए हैं। इट्स अ कॉमन थिंग, इट हैपेंड सम टाइम इन द फिल्म इंडस्ट्री। इज़ इट ओके? ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू इमेजिन द एक्सपीरियंस ऑफ द second and it's a second part of Apu trilogy। okay, so अपराजितो द सेकेंड पार्ट ऑफ द अpu trilogy। ये अपराजितो यहाँ पर नाम दिया गया है और ये अpu trilogy का एक सेकेंड पार्ट है। ट्रेसेस अपूज जर्नी इनटू एडोलेंस, क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि अपू जो था वो छोटा था, उसके चाइल्डहुड के बारे में बताया गया। यहाँ पर जो अपू है वो टीनेज में आ गया है। टीनेज मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था का मीन्स होता है कि 13 to 19 एज की बात है यहाँ पर। तो ही इज़ ग्रोइंग फेमिलियरिटी विद फ्रीडम एंड हिज ग्रेजुअल सेपरेशन फ्रॉम द सर्वाइविंग मेंबर ऑफ हिज फैमिली, हिज मदर। और यहाँ पर वो अब अपनी फैमिली में थोड़ा बड़ा हो रहा है तो थोड़ा फ्रीडम, क्योंकि जब हम बड़े होने लगते हैं थोड़ी सी हमको स्वतंत्रता चाहिए होती है एंड धीरे धीरे करके हम थोड़ा सा सेपरेट भी होते हैं अपने आप को, अपनी फैमिली से, अपने माँ बाप से थोड़ा सा हम सेपरेट भी करते हैं। तो इस तरीके से जब हम बड़े होते हैं तो थोड़ा सा सेपरेसी हमारे अंदर आती है। तो ये स्टोरी में ये चीज़ें बताई जा रही हैं। इन दिस स्टेट अपूज मदर सरभाजया is busy with her morning chores at her new house in बनारस। now it is called वाराणसी। यहाँ पर इस स्टेट में हमको ये बताया जा रहा है कि अपूज की माँ है जिनका नाम है सरभाजया, और वो अपने नए घर में चीज़ों को ठीक करने में, वर्क करने में, अपने सुबह के टाइम में वो वर्क करने में व्यस्त हैं। और वो घर जो है बनारस में है, जिसको कि हम आज के टाइम में वाराणसी नाम से जानते हैं। When suddenly she spots a monkey in her courtyard, और तभी उनको दिखता है कि उनकी कोर्टयार्ड में, उनके आंगन में एक मंकी उनको दिखता है। चलो रीड दिस extract to know how the monkeys nutritious give Rai one of the most realistic scene in the film। I think you all knew about it। It's a second shot, that means it is happening in the film industry, and here the director is going to arrange the next scene, and it's a second scene here। हरिहर's house being ready in बनारस। हरिहर का घर जो है वो बनारस में बनकर तैयार हो गया है अभी। वी स्टार्टेड शूटिंग इन इट, और हम यहाँ पर शूटिंग जो है वो हरिहर के हाउस पर अरेंज करने जा रहे हैं। मीन्स ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हरिहर्स का हाउस है वो बनारस में है, तो हम ये शूटिंग वहाँ पर स्टार्ट हमने किया। वी हैड ओनली वन मैसअप, केवल हमको एक ही ऑब्जेक्शन था, एक ही मिसअप था, एक ही ऑब्जेक्शन था, विच आई वॉज एबल टू टर्न टू माई एडवांटेज, कि मैं अपने एडवांटेज को कैसे हासिल कर सकूँ, मैं कैसे इस सीन को बेहतर कर सकूँ। एन आइडिया हैड कम टू मी ड्यूरिंग द टाइम, और ठीक उसी समय मेरे माइंड में एक विचार आया कि वी वर शूटिंग इन बनारस विच इज़ इन्फेस्टेड विद मंकीज़, कि हम बनारस में ये शूटिंग कर रहे हैं जो कि मंकीज़ का गढ़ माना जाता है, यानी भारी मात्रा में मंकीज़ भरे पड़े हैं ऑफ द रेसस टाइप विच इज़ द मोस्ट, और वो साउथर्न एरिया से रिलेटेड हैं और वो भारी मात्रा में वहाँ पर हैं, जिसको कि हम मानते हैं कि भारत में ऐसा कॉमन बात है। वी डिसाइडेड टू शो अ मंकी इन हरिहर्स कोर्टयार्ड, तो हमने ये निश्चय किया कि हम हरिहर के कोर्टयार्ड में एक मंकी को अपनी सीन में दिखाएंगे।
ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ ड्रिपिंग टैप, जो कि गिरते हुए टैप से पानी को वो पीते हुए उसको हम यहाँ पर अपने सीन में दिखाने वाले थे। परफॉर्मिंग मंकीज़ आर कॉमन इन ऑल द बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो मंकीज़ का जो परफॉर्मेंस था वो भारत में बड़े बड़े शहरों में ये कॉमन बात है, ये दिखने को मिल जाता है। एंड मैनेज टू गेट वन फॉर वन शूटिंग, और हमने मैनेज कर लिया, एक मंकी को हमने मैनेज किया शूटिंग के लिए। द सेम सीन इन्वॉल्व सरबाजिया, और ये सेम सीन जो था उसमें सरबाजिया इन्वॉल्व, जिसमें सरबाजिया इन्वॉल्व थी। हु कम्स एंड सोस द मंकी अवे, वो आती है और मंकी को दूर जाने के लिए बोलती है, इशारा करती है, वांटिंग टू यूज़ द टैप हरसेल्फ, और वो खुद उस टैप को यूज़ करना चाहती है, खुद उस नल को यूज़ करना चाहती है। और वहाँ पर मंकी ऑलरेडी है, तो उसको सीन में बताना है कि यहाँ पर जो सरबाजिया है वो मंकी को सुस करेगी, मीन्स उसको वहाँ से जाने के लिए इशारा करेगी, और ख़ुद वो पानी भरना चाहती है, खुद उस टैप को यूज़ करना चाहती है। इट इज़ गोइंग टू इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पर आपको सीन जो है वो दिखाया जा रहा है। तो वी प्रिपेयर टू शूट, द मंकी वॉज प्लेस्ड एट द फुट ऑफ द टैप अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इट्स ट्रेनर ड्रिंक द वाटर व्हेन सरबाजिया अराइव्ड टू डू हर विट। यहाँ पर शूटिंग के दौरान हमने एक मंकी को शूटिंग के लिए तैयार किया, और उसको ट्रेनर के द्वारा उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाना था कि वो टैप के पास उसके नीचे जा कर के कैसे पानी को वहाँ पर पिएगा। और उसी टाइम ड्यूरेशन में सरबाजिया भी ठीक उसी टाइम में उसको भी उसकी ज़रूरत होगी टैप की, तो वो भी वहाँ पहुँच जाएगी। बट एज सुन एज सी स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड द मंकी, लेकिन जैसे ही सरबाजिया मंकी के करीब पहुंचती है, उसकी तरफ जैसे बढ़ती है, द बीस्ट शोड इट्स टीथ, क्योंकि ये हैबिट होता है, ये नेचुरल होता है जानवरों के लिए, खास करके मंकी के लिए, कि वो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो अपने दूसरों को डराने के लिए अपने दांत को शो करते हैं। तो वो बिल्कुल चिढ़ा रहा था उनको। स्ट्रेस एंड मेड अ लंग फॉर हर, और उनकी तरफ वो जैसे लग रहा था कि जैसे वो बस कूद कर उनके ऊपर जाने ही वाला है। करुणा गेव स्टिफल्ड स्क्रीम, और वहाँ पर जो करुणा था वो बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पे चिल्लाया। करुणा एल्सो वहाँ पे कैरेक्टर है, चिल्लाता है। एंड रिकॉइल्ड इन ऑब्जेक्ट टेरर थ्रोइंग अप हर हैंड, और वो उस जानवर को यानी उस एनिमल को, उस मंकी को डराने के लिए वो अपने हाथ को इसे फेंकता है, मीन्स उसको डराने की कोशिश करता है, उस एक ऑब्जेक्ट उसकी तरफ फेंकता है। मतलब वो एक तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट टेरर में है, तो इस रीज़न से उसको डराने के लिए ऐसा करता है। आई सेड कट, और क्योंकि यहाँ पर ये सीन थोड़ा सा अपसेट हो गया तो इसलिए यहाँ पर कट बोलना पड़ा डायरेक्टर को। एंड इंस्टेंटली डिसाइडेड टू रिटेन दिस कन्विंसिंग बिट ऑफ इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस। और फिर यहाँ पर कहते हैं कि जो ये अनप्रिपेयर्ड परफॉर्मेंस था, इसको ठीक करने का उन्होंने निश्चय लिया कि ये जो थोड़ी कमी है इसमें, जो इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस है, ये जो थोड़ा सा अनप्रिपेयर्ड परफॉर्मेंस है, इसको थोड़ा सा और बेहतर करने का उन्होंने निश्चय किया। आई वुड सो हरिहर कमिंग आउट ऑफ हिज रूम इनटू द कोर्टयार्ड कमेंटिंग ऑन द हैज़ार्ड्स ऑफ लाइफ इन बनारस। अब यहाँ पे कहते हैं कि आई वुड सो, अब मैं हरिहर को शो करूँगा, कमिंग आउट ऑफ हिज रूम, कि वो अपने मान लो रूम से बाहर आ रहा है, इन द कोर्टयार्ड में आ रहा है, कमेंटिंग ऑन द हैज़ार्ड्स ऑफ लाइफ इन बनारस, और उसके जीवन में जो बहुत सारी भारी समस्याएं हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ है बनारस में, उसको यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट करने के लिए बताया जा रहा है। द मंकी वुड नाउ रन अवे एंड सरबाजिया रिकवरिंग, और क्योंकि अब सीन ये था कि हरिहर को बाहर आना था कोर्टयार्ड में, और ये जो डिफ़िकल्ट बनारस में जो उसकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ थी उसको यहाँ पर कमेंट करना था, तो इस पर जो मंकी था वो क्या होता है, द मंकी वुड नाउ रन अवे, जो मंकी था वो भाग गया, एंड सरबाजिया रिकवरिंग, और सरबाजिया जो है वो क्योंकि डरी हुई थी अब वो ठीक हो रही थी, वुड गो ऑन विथ हर बिजनेस एट द टैप, और फिर वो जाती हैं और नल के पास जैसा भी उनका जो सीन था वो उसको प्ले करती हैं। ऑन वॉचिंग द रसेस वी सा हाउ एफर्टलेस द सीन हैड टर्न्ड आउट टू बी, और फिर ऑन वॉचिंग द रसेस, और इन सभी चीज़ों को देख करके, इन सभी जो टेक्निकल टर्म्स था, जो ये फुटेज वगैरह थे शूटिंग के दौरान, इसको यहाँ पर रसेस बोला गया है। तो उन सभी जो भी फुटेज थे या जो भी शूटिंग के दौरान जो भी क्ल्यू उन लोगों को क्ल्यू मिला हुआ था, उन लोगों ने देखा और ये पता लगाया कि हाउ एफर्टलेस द सीन हैड टर्न्ड आउट, कि वो जो
सीन था वो थोड़ा सा एफर्टलेस सीन था, मीन्स वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। वी कुड एल्सो सी दैट सर्वे सिस्टम ऑफ बाउंस लाइटिंग हैड वर्क ब्यूटीफुली। लेकिन ये एक नेचुरल था। नेचुरल का मतलब है कि यहाँ पर बिना ट्रेनिंग के जो एकदम नेचुरल सीन यहाँ पर क्रिएट हुई है उसके बारे में बता रहा है कि वी कुड दैट सुब्रता सिस्टम ऑफ बाउंस लाइटिंग हैड वर्क ब्यूटीफुली। और जिस तरीके से सुब्रता का जो सिस्टम था वो जैसे वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से जो यहाँ पर लाइट बाउंस करता है, तो ये बहुत ही बेहतर तरीके से इसने काम किया था। मीन्स एक नेचुरल सीन यहाँ पे क्रिएट हुई थी। एंड कम्बाइंड विथ बंसीज मेटिकुलस वर्कमैनशिप। और यहाँ पे बंसी का जो एक बहुत ही मेटिकुलस जो केयरफुल अटेंशन था इस डिटेल पर, जो वर्कमैनशिप थी उसके कार्य करने का, वो जो इससे जुड़ गया, मतलब जो ये अटैचमेंट हुआ वर्क के बीच में, ये बहुत ही नेचुरल यहाँ पर हुआ। इट हैड सक्सीडेड इन इम्पार्टिंग अ डिग्री ऑफ रियलिज्म आई हैड रेयरली सीन ऑन द स्क्रीन बिफोर। और ये पहली बार था कि डायरेक्टर ने ये जो सीन देखा तो ये बहुत ही रेयर सीन था, क्योंकि ये जल्दी मिलता नहीं है। ये एक नेचुरल सीन था, यहाँ पर कोई भी ना तो ट्रेनिंग मंकी को या फिर जो यहाँ पे एक डर जैसा क्रिएट किया गया था, तो ये सब पूरा का पूरा एक नेचुरल सीन था। तो ये रियलिस्टिक बिल्कुल था, बिल्कुल लग रहा था कि ये बिल्कुल रियल में ऐसा हो रहा है, इसमें ज़रा सा भी कोई चीज़ टेम नहीं थी, आर्टिफिशियलिटी नहीं थी। Now we will discuss about the third scene. Now we will get to know about the third scene in that film. The last film of the trilogy, Apur Sansar, deals with an adult Apu. यहाँ पर फर्स्ट सीन में आपने देखा कि अपू जो है बहुत छोटा है। सेकंड में आपने देखा कि अपू जो है वो टीन एज में आ गया है, मतलब यंग हो चुका है। और यहाँ पर थर्ड में आते हैं, थर्ड में जो है अपू अब एडल्ट हो चुका है, मीन्स अब वो एक मैन के रूप में है, एक सिंसियर है और बहुत ही ज़्यादा उसको एक्नॉलेजमेंट है, सारी चीज़ों को वो अच्छा बुरा अपना सब समझता है। तो यहाँ पर एक बड़े अपू की बात की जा रही है। द लास्ट फिल्म ऑफ द ट्रिलॉजी अपूर संसार डील्स विद एन एडल्ट अपू हु नाउ हैज़ नो फैमिली इन द वर्ल्ड। अब उसका परिवार, संसार में उसका कोई परिवार नहीं बचा हुआ है। इट रिवॉल्व्स अराउंड अपूज फ्रेंडशिप्स, और ये अपू की फ्रेंडशिप के बारे में भी बताता है। हिज डोमेस्टिक हैप्पीनेस, जो उसकी घरेलू खुशियाँ हैं उसके बारे में यहाँ पर बताएगा। एंड ग्रीफ, उसकी दुख के बारे में बताएगा। एंड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज लाइफ एंड ड्यूटीज़, और वो अब अपने जीवन में जो कुछ भी चीज़ों को समझता है, सीखता है, या अपने कर्तव्यों के बारे में, मीन्स जैसे एक बड़े इंसान होते हैं तो वो अपनी प्रसन्नता को, अपने सुख दुख को, अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और अपने कर्तव्यों को अच्छे से समझते हैं। तो ये सीन इस पर क्रिएट होने वाला है। इट इज़ इन दिस फिल्म दैट द ट्रिलॉजी कंप्लीट इटसेल्फ। और इसी के साथ ये जो फिल्म ट्रिलॉजी है ये पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। Here Rai narrates an incident where spontaneity and courage saved the crew from a tragedy. यहाँ पर जो राय है वो ये लिखते हैं कि एक ऐसा इंसिडेंट था where spontaneity मतलब नेचुरल फीलिंग्स, जो नेचुरल फीलिंग्स के बारे में है, एंड करेज और साहस के बारे में है। तो एक नेचुरल फीलिंग और जो करेज है ये कैसे जो उनके क्रू थे, यानी उनके जो वर्कमैन थे, उन सबको एक ट्रेजेडी से कैसे उनको बचाता है। ट्रेजेडी मतलब आप जानते ही होंगे, जो दुखद बात होती है उसको ट्रेजेडी बोलते हैं। तो यहाँ पर ट्रेजेडी से रिलेटेड है, जैसे मान लो एक्सीडेंट हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, तो उस दुर्घटना से कैसे एक साहस और एक अंदर से निकलने वाली जो एक नेचुरल फीलिंग है, नेचुरल लॉयल्टी है, वो कैसे बचाती है, इसके बारे में ये स्टोरी दी गई है। अनदर near calamity that was averted at the last moment involved the shooting of a scene in a small boat in which Apu, यहाँ पर कह रहा है कि एक दूसरा यहाँ पर सीन है नियर कैलेमिटी। यहाँ पर दिया जा रहा है कि एक आप लोग जानते होंगे कि कैलेमिटी को ग्रेट डैमेज बोलते हैं। ग्रेट डैमेज मीन्स होता है कि जैसे कॉलिशन हो, आपस में कोई चीज़ टक्कर हो, तो ऐसा कुछ। तो another near calamity that was averted at the last moment involved the shooting of a scene in a small boat in which Apu and his friends Pulu are making their journey। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अपू और उसके जो साथी थे वो अपनी यात्रा के दौरान अपने गांव जा रहे थे।
ये शूटिंग इसी पर बेस्ड है। यहाँ पर एक सीन क्रिएट किया गया कि अपू जो है वो अपने साथियों के साथ है, गांव के लिए जा रहा है, तो उस पर सभी बैठे हुए हैं, सभी इंजॉय कर रहे हैं, और उसी टाइम ड्यूरेशन में ये सीन बताई गई है कि वहाँ पर एक कोलिशन भी होने वाला था। उसके बाद उसका आउटपुट क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है, ये डिस्कस करेंगे। अपू हैज़ रिटन अ नॉवेल एंड हैज़ गिवन पुलू द मैन्युस्क्रिप्ट टू रीड। यहाँ पर अपू जो है वो एक नॉवेल उसने लिखा हुआ है और वो उसे पुलू को पढ़ने के लिए उसका स्क्रिप्ट देता है। पुलू रीड्स वाइल अपू प्लेज द फ्लूट, और पुलू उसको पढ़ता है और उसी टाइम ड्यूरेशन में जबकि अपू जो है वो एक बांसुरी बजाता है। इन द बोट वर द टू फ्रेंड्स, द ओल्ड ऑर्समैन, द कैमरा मैन सुब्रता। बोट में दो मित्र थे, एक ओल्ड ऑर्समैन था, मीन्स बोट पुलर था, नाविक था, द कैमरामैन सुब्रता, और कैमरामैन सुब्रता भी था। द साउंड रिकॉर्डिस्ट दुर्गादास, और वहाँ पर साउंड को रिकॉर्ड करने वाले दुर्गादास थे। माई सेल्फ दैट मीन्स यहाँ पर राय डायरेक्टर वहाँ पर थे। एंड माई फर्स्ट असिस्टेंट सैलन दत्त, और उनका पहला असिस्टेंट जिसका नाम सैलन दत्त था। ये सभी लोग बोट में मौजूद थे। इट वॉज़ अ फुल लोड, और जो बोट था वो पूरा भरा हुआ था, यानी हम लोग उसमें भरे पड़े थे। वी वर ऑल हडल टुगेदर एट द एंड ऑफ द बोट, और हम सभी बोट के छोर पर एक साथ बैठे हुए थे। वॉचिंग द टू फ्रेंड्स परफॉर्म, और हम वहाँ से देख रहे थे कि ये दो मित्र कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। द सीन वॉज गोइंग ऑन वेल, और ये सीन जो था वो बहुत अच्छा चल रहा था। When सडनली सैलन लेट आउट अ क्राई, और उसी टाइम ड्यूरेशन में अचानक से सैलन जो है वो चीख उठता है। आई सेड कट, और इसी टाइम में क्योंकि अब डिस्टर्बेंस हो गया तो जो डायरेक्टर थे राय, उन्होंने कट बोल दिया, सीन वहाँ से कट हुई। एंड टर्न अराउंड टू सी व्हाट सैलन वाज स्टेयरिंग एट अगेस्ट, और ये देखने के लिए कि सैलन किस चीज़ को या किधर बहुत ज़्यादा घूर कर देख रहा है, डरा हुआ, एकदम सॉफ्ट हो करके, अगेस्ट हो करके, सॉफ्ट हो करके किसी चीज़ को देख रहा था। तो हमने जानने की कोशिश की और सीन को हमने उस टाइम पे वहाँ पर कट बोल दिया। अ ह्यूज बोट वॉज अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड, और हमने देखा कि एक बड़ा सा जो बोट था, एक बड़ा विशालकाय बोट था, वो बिल्कुल सीधे उनकी बोट की तरफ चला आ रहा था। इट वॉज अ नैरो पार्ट ऑफ द रिवर एंड द बिग बोट, और ये रिवर का बहुत नैरो पार्ट था, यानी हम अपनी बोट को ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते थे। बहुत ही मतलब एक छोटा रास्ता था, एक बहुत ही नैरो पार्ट था, और ये बड़ा सा बोट जो है उधर टाइप में आ रहा था। विच वॉज अप्रोचिंग एट द ग्रेट रेट, जो कि हाई स्पीड में वो आ रहा था। वुड नॉट बी ईजली मैन्यूवरेबल, जिसको कि कंट्रोल कर पाना, कि डैमेज से कंट्रोल कर पाना जिसको कि बहुत ज़्यादा, या कॉलिशन से कंट्रोल कर पाना आसान नहीं था। फॉर अ मोमेंट वी वर एट आवर वेट्स एंड, और कुछ क्षण के लिए तो हम अपने माइंड से ही बाहर हो गए, मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड थॉट अ कॉलिशन वॉज इनविटेबल, और ये हम मान बैठे कि ये कॉलिशन तो होना ही होना है। आफ्टर ऑल व्हाट चांस हैड अ स्मॉल बोट लाइक आवर्स अगेंस्ट दिस जायंट, एंड आफ्टर ऑल व्हाट चांस, और हम ये सोच रहे थे कि एक मौके की हमें तलाश थी कि स्मॉल सा बोट जो है वो कैसे इस बड़े से बोट का सामना करेगा। द बोट केम एट वॉट सीम्ड लाइक ब्रेकनेक स्पीड, और ये जो बोट था, जो बड़ी बोट थी, वो ऐसे आते हुए दिख रही थी कि जैसे कि वो एकदम हाई स्पीड में सब चीज़ को, वो रास्ते में आने वाली सारी चीज़ों को वो बिल्कुल ख़त्म कर देगी, बिल्कुल उनको नष्ट कर देगी। एंड वी काउंटेड द सेकेंड फॉर द इनविटेबल कैटास्ट्रॉफी, यहाँ पे फिर आगे कहता है कि फिर इसके बाद हमने दूसरी चीज़ पर नोटिस किया कि वो क्या था, फॉर द इनवाइटेबल कैटास्ट्रॉफी, कि हम ये जान रहे थे कि ये इवेंचुअली ये ग्रेट डैमेज होकर ही रहेगा। व्हेन सैलन विथ डेयरडेविली दैट, और यहाँ पर सैलन जो है ये बहुत ही डेयरिंग होकर गया, बहुत ही डेयर अपने अंदर वो महसूस करता है, बहुत साहसी होकर के वो बोलता है, आई हैड नो आइडिया ही वॉज कैपेबल ऑफ स्प्रैंग टू हिज फीट, मुझे ये विचार भी नहीं था कि वो कैसे जो है अपने फीट को कैसे वो वहाँ से उछलता है, थ्री हिमसेल्फ फॉरवर्ड, और वो खुद को आगे की तरफ धकेलता है। एंड प्रोसीडेड टू फेंड ऑफ द बिग बोट विथ ऑल हिज माइट, और पूरी ताकत लगा करके वो बड़ी सी बोट को धक्का देता है। वाइल ही पुश द बिग बोट विथ हिज हैंड, और जैसे ही वो अपने हाथों से उसने उस बड़ी सी बोट को उसने धक्का दिया, हिज फीट पुश्ड आउट बोट अवे फ्रॉम द कॉलिशन, तो फिर
जो उसने स्ट्रेंथ लगाया, जो उसने पावर लगाई थी धक्का देने के लिए, तो बड़ी सी जहाज़ को धक्का दे रहा था तो उसकी जो छोटी सी नाव थी वो पीछे की तरफ हो गई, मीन्स वो थोड़ा साइड में हो गया, तो इस तरीके से वो बच जाते हैं। दिस caused the distance between the two boats of widen, causing Ceylon to lose his foothold। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि कैसे जो वो डिस्टेंस हो गया, यानी दोनों बोट के बीच में जो थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, दोनों के बीच में जो थोड़ा सा दूरियां बढ़ी, इससे जो है Ceylon to lose his foothold, वो अपने पैरों की जो मजबूती थी उसको वो खो बैठता है। ही वॉज फ्लंग इन टू द वाटर, और फिर होता क्या है, वो जब अपने पैर पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वो पानी में जो है गिर जाता है, कूदता है विथ हिज नोटबुक, और वो जो नोटबुक पढ़ रहा था उसको ले करके वो पानी में चला जाता है। विच ही हैड फॉर कीपिंग कॉन्टीन्यूटी, जिसको कि वो लगातार सोच रहा था कि मैं इसमें फिल्म में जो वेरियस सीन्स हैं उनको मैं कैसे आगे प्रोसेस करूँगा, उन सारी चीज़ उसमें लिखी हुई थी, तो वो उस नोटबुक के साथ ही पानी में गिर जाता है। इट वॉज द नैरोएस्ट एस्केप फ्रॉम डायर डिजास्टर दैट आई हैड एवर एक्सपीरियंस। और इस तरह से ये जो डायर डिजास्टर था, डायर मतलब सेवरल, बहुत ज़्यादा, ये जो एक बड़ा डिजास्टर था, इससे हम लोग जो है बहुत बच गए थे, और ये हमारे लिए, मेरे लिए, मीन्स राय के लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस था। तो बेटा यहाँ पर ये जानना है कि कोई भी सीन होता है, चाहे वो मूवी का हो या हमारी स्टडी का हो, तो हर सीन का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोचे वैसा ही हो। यहाँ पर कभी कभी हमको कुछ अनोखा सा एक हमें एक्सपीरियंस मिलता है, तो ये बुक में आपको नहीं मिलता। ये एक्सपीरियंस हमको तभी मिलता है जब हम वर्क करते हैं। तो इस तरीके से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और आप लोग भी कुछ अपने लाइफ में बेहतर करेंगे, जिससे कि आपको कुछ अलग सा एक्सपीरियंस हो और आपके एक्सपीरियंस को लोग फॉलो करें। ओके, सो नाउ होप you all got all the explanation related to the chapter. So best of luck, have a nice day, bye bye, take care.